हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है हम लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और लेकर हाजिर हैं हम आप मंडे टू फ्राइडे जो है डेली आता है। मंडे टू फ्राइडे आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 के लिए टेस्ट एंड डिस्कशन लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो एकदम सिजिया से एकदम ईमानदारी से पढ़िए मेरे भाई। एकदम एनटीपीसी 2 के तारे में भिड़ जाइए, क्योंकि अभी जो है आप लोगों से पहले जो आइसोलेटेड वाला कैटेगरी का जो एग्जाम हुआ था कुछ उन लोगों का रिजल्ट दे दिया गया है। उसमें अधिकतम कटअप जो है, हालांकि उसमें पोस्ट बहुत कम थे, फिर भी अधिकतम कटअप जो है उसका 128 गया है 200 मार्क्स में। ठीक है, लेकिन लगभग बोर्ड में जो एक दो बोर्ड में गया है, सिकंदराबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, लेकिन लगभग बोर्ड में जो है 50 से 55% के आसपास ही जो है उसका कटअप रहा है। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोग का भी जो है आंसर की जो है जारी कर दिया गया था। रिजल्ट बहुत जल्दी जो है आप लोग का भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिज्जा से ईमानदारी से पढ़िए मेरे भाई। और जैसा कि घोषणा भी किए थे कि 15 तारीख से दरोगा का टेस्ट होगा, उसमें बताते थे कि स्क्रीन शॉट टेस्ट होगा, स्क्रीन रिकॉर्डर होगा मेरे भाई। बहुत बच्चे करेंगे सर स्क्रीन रिकॉर्डर में जो है डिजिटल रहता तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाई देखिए डिजिटल बात वो है, लेकिन मेरे भाई देखिए मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन परीक्षा में टकराए। आप डिजिटल पर देख रहे हो चाहे स्क्रीन शॉट पर देख रहे हो, वैसे मतलब नहीं है मेरे भाई। आपके क्वेश्चन को एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन का लेवल देखिए जो हाँ क्वेश्चन ठीक है, परीक्षा में यहाँ से आ सकता है। करंट अफेयर भी जो है लगभग 15 से 18 के आसपास उसमें ऐड किए हैं। तो आपको परीक्षा में अगर उसी क्लास में उसी तरीके की क्लास करके स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड पर भी क्लास करके अगर आप परीक्षा में अगर आप क्वेश्चन वहां से टकरा जाता है मेरे भाई और आपका रिजल्ट ले आता है, रिजल्ट आ जाता है, तो फिर डिजिटल और स्क्रीनशॉट में कोई अंतर नहीं रह गया मेरे भाई। ठीक है, आप किसी तरीके से पढ़िए, आपका रिजल्ट आना चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर हो, कुछ भी हो। ठीक हो, आपके लिए क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सबसे बड़ा मायने ये रखता है। अब डिजिटल क्लास है, डिजिटल क्लास चला, एग्जाम परीक्षा में नहीं टकराया, डिजिटल क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होता है मेरे भाई। बस क्वेश्चन ठीक ठाक रहना चाहिए। ठीक है, कहीं भी पढ़िए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे उसको बनाए भी थे, मात्र 20 से 22 मिनट में 100 क्वेश्चन वहां पर जो है बताया गया था। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जो है रोक करके जो है सेट पे बना सकते हैं उसे। ठीक है, तो उसे रेगुलर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आने वाले दुर्गा का जो एग्जाम है उसमें आपको वह वीडियो रेगुलर देखते हैं, सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक सप्ताह में 4 दिन चलेगा। वो आपको जो है आने वाले एग्जाम में काफी बहुत जो है हेल्पफुल होगा दरोगा के लिए। ठीक है, और बीपीएससी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि उसमें करंट अफेयर जो है टेस्ट तक आते आते आपका जो है लगभग जो है करंट अफेयर का भी अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, और धीरे धीरे सारे व्यवस्था हो गए मेरे भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो कहता है कि भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत कहता है किस देश से लिया गया है? फटाफट आंसर बताइए तो इसका क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह कहां से लिया गया है? ठीक है, फटाफट बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिए नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले पहला ऑप्शन अमेरिका में लिखिएगा कि मौलिक अधिकार न्यायिक पूर्णावलोकन, क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, न्यायिक पूर्णावलोकन मौलिक अधिकार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अगर आपसे पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, अमेरिका हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जर्मनी से क्या लिया गया है तो नोट कीजिएगा, आपातकाल स्थिति के दौरान मौलिक अधिकार से संबंधित शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होता है निलंबित करने का, यह अधिकार जो है कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया मेरे भाई। लेकिन अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया से तो नोट कीजिएगा, प्रस्तावना की भाषा क्या है, प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए संवर्ती सूची, क्या लिखना है, संवर्ती सूची। और एक और लिखिए संवर्ती की सूची और केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची और केंद्र राज्य का विषय जो है संबंध कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सारे पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां से परीक्षा में टपकता है मेरे भाई। और इसका आंसर जो नीति से तत्व हो जाएगा यह आयरलैंड से लिया गया। सारे पॉइंट एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए तो फटाफट और बनाइए इसका।
देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? नोट कीजिएगा मेरे भाई, सैंधव सभ्यता, ठीक है, सैंधव सभ्यता जो है यातायात के लिए जो है 2 पहिया 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो लिखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। सिंधु सभ्यता का जो लिपि था, लिखिएगा सिंधु सभ्यता का जो लिपि था अगर पूछ ले तो लिखिएगा कि भाव चित्रात्मक था। अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ा गया क्योंकि इसका लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था, मतलब कि वे अपने उपयोग या अपने काम के अनुसार वे लोग जो है किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए चित्र का प्रयोग करते थे, इसलिए उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसका लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक था। अगर आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लिखिएगा कि मेसोपोटामिया अभिलेख में वर्णित शब्द मलेउहा, क्या कर रहे हैं? मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित शब्द मेलुहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नोट कीजिएगा, उसका अर्थ होता है सिंधु सभ्यता। क्या होता है? उसका अर्थ होता है सिंधु सभ्यता। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे मेरे भाई? 2 पहिया बैलगाड़ी का, 4 पहिया बैलगाड़ी का और भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग करते थे। सारे पार्ट से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में टपकेगा यहाँ से मेरे भाई। आंसर हो जाएगा आपका क्या? सभी हो जाएगा। आंसर हो गया डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया ग्रुप डी में, लगभग बच्चे जो है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाए, ठीक है, बहुत बच्चे छोड़ दिए गए। जेई में भी कई बार, जेई में भी जो है दो जो है शिफ्ट में से पूछ लिया गया कि इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो कहा जाता है रेनॉल्ड संख्या कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के जो अनुपात आता है दोनों का, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? नोट कीजिएगा, उसे कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। क्या कहते हैं? रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। ऑप्शन आंसर हो गया आपका सी। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कीजिएगा। कहता 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है युद्ध किया, युद्ध कहा मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सारे पॉइंट सिज्जा जिम्मेदारी से नोट कीजिएगा, परीक्षा के पॉइंट्स आपका यहाँ टपकेगा मेरे भाई। देखिए 29 मार्च को 1857 को, ठीक है, कारतूसों में जो है गाय के चर्बी वाले प्रयोग जो है किया गया। उसमें क्या होता था? दांत से खींच कर जो है उसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो उसमें मंगल पांडे ने क्या किया? उसमें क्या किए? विद्रोह किए, मतलब उसका विरोध किए। क्या किए? विरोध किए, उसका विरोध किए, ठीक है। कब? 29 मार्च को, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, 8 मई को, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दिया गया, ठीक है। 8 अप्रैल को, 29 मार्च को जो है उन्होंने मना कर दिया सैनी में कि हम जो है का जो राइफल का जिसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किया जाता है, एनफील्ड राइफल, उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, उसका यूज करने से, उपयोग करने से उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। और इसके कारण जो है उन्हें जो है विद्रोह घोषित किया गया, उन्हें जो है इसके कारण सजा दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 10 मई को, ध्यान रखिए, नोट कीजिएगा, 10 मई 1857 को जो है यह मेरठ से जो है सिपाही विद्रोह जो है शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। और जो सैन्य टुकड़ी था वह 20 NI की टुकड़ी जो थी उन्होंने विद्रोह कर दिया गया, ठीक है, फांसी के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो यह तो हो गया विद्रोह से कब शुरू हुआ। अब कहता है 1857 के विद्रोह में किसने कहा कि धर्मांधों का, ईसाइयों का ये जो है क्या है, यह विरुद्ध युद्ध है, ठीक है। तो यह युक्ति जो है कहने वाले जो व्यक्ति थे वह थे LER रीज। नोट कीजिएगा, LER रीज ने कहा था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, कि एक राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन है, तो नोट कीजिएगा डिजरायली ने कहा था कि राष्ट्रीय क्या है, आंदोलन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह को, नोट कीजिएगा, किसने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ
हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र है। क्या कर रहा है? अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का क्या है? एक षड्यंत्र है। तो नोट कीजिएगा, यह कहने वाला जो व्यक्ति था वह था जेम्स। कौन था? जेम्स आउटक्रॉप और टेलर। जेम्स आउटक्रॉप और टेलर ने कहा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि सभ्यता और बर्बरता का युद्ध, अगर आपसे पूछे कि 1857 के बारे में किसने कहा कि यह एक सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है, तो नोट कीजिएगा, सभ्यता और बर्बरता का युद्ध जो है वह टी.आर. होम्स ने कहा। क्या कहा टी.आर. होम्स ने? 1857 का जो विद्रोह है यह एक सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। क्या है? सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। तो आपका आंसर निकल गया होगा। L.R. रीज ने कहा था 1857 का विद्रोह का कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है यह एक युद्ध है। ठीक है, और 10 मई को प्रारंभ होता है और फिर राइफल का जो है प्रयोग करने से जो है इनकार जो है मंगल पांडे करते हैं 29 मार्च को, और इसे लेकर उन्हें जो है 8 अप्रैल को फांसी दिया जाता है और 10 मई 1857 को जो है 1857 का विद्रोह शुरू होता है। सारे पर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से परीक्षा में 100% सवाल जो है टपकते हैं और खूब पूछे जाते हैं, ये जितने भी पॉइंट जो है बताया गया, तो सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कहता है कि द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो नोट कीजिएगा, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए हम विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्रोनोमीटर का उपयोग कहां करते हैं, तो लिखिएगा क्रोनोमीटर जो है यह जलयानों में लगा हुआ रहता है और जलयानों में सही समय, सटीकता समय ज्ञात करने के लिए जो है क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं पीटास्कोप में। लिखिएगा, किसी भी छवि या चित्र को पर्दे पर उतारना। मान लीजिए कि पर्दा है, तो छवि या चित्र को पर्दे पर उतारना या प्रक्षेपण करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एपिटोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एपिटोस्कोप कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एरोमीटर, ठीक है, एरोमीटर लिखिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले, सुधार कीजिएगा, एरोमीटर से लिखिएगा, एरोमीटर का प्रयोग करते हैं क्या? वायु और गैस का घनत्व और भार मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? वायु का घनत्व और भार मापने के लिए अगर आपसे पूछ ले किसका प्रयोग करते हैं, तो नोट कीजिएगा, उसमें हम करते हैं एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एरोमीटर का करते हैं। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहता है चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबक झुकाव के समान स्थिति जो दर्शाने वाली रेखा होती है उसे हम कहते हैं आइसोक्लिनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक। आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए सारे पॉइंट नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए मेरे भाई, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोबाइट जो है किसके बराबर होता है? देखिए 1 किलोबाइट तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट में। 1024 लिखिएगा। 1 MB बराबर होता है कितना? मेगाबाइट। इसका मतलब होता है 1 MB मतलब मेगावाट कितने के बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1024 MB तो लिखिएगा 1 GB 1 गीगाबाइट जो बराबर होता है वह 1024 MB के बराबर होता है। कितने MB के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। चलिए ये सारे पर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में यहां से पूछ लेता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। चलिए आप लोग को प्यार से मेरे भाई, 1 सप्ताह के बाद आज जो है तबीयत पूरा ठीक हुआ, गले में कुछ इन्फेक्शन था, फिर भी आप लोग का क्लास रेगुलर लेते थे, लेकिन आज जो है बिल्कुल मेरे भाई एकदम स्वस्थ है और हाजिर है आप लोगों के एकदम फुल डिस्कशन के लिए। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, यहां से भी सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा, परीक्षा में बार बार जो है पूछता है, सेट बनाते होंगे तो आपको उसमें मिलता भी होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कहता है कि आम और बैगन में एक बीमारी होती है जिसका नाम है लिटिल लीफ रोग। क्या है?
लिटिल लीफ रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो नोट कीजिएगा, यह तो हो जाएगा आपका जस्ता के कमी से। लेकिन अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई कि धान का खैरा रोग किसके कारण होता है, तो नोट कीजिएगा वो भी आपका जस्ता के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण ही होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मटर का मार्स रोग, नोट कीजिएगा, मटर का मार्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? मैग्नीज के कारण होता है। नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि मटर में मार्स रोग किसके कारण होता है, तो आपका मैग्नीज का कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले कि फूलगोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है, देखते होंगे फूलगोभी में जो होता है भूरा भूरा टाइप का, जो दूसरे किस्म उसका फूल जो है हो जाता है, तो फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग जो अगर पूछ ले कि फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है, तो लिखिएगा वो ब्राउन की जब उसमें कमी हो जाती है तब उसमें फूलगोभी में क्या होता है? ब्राउनिंग रोग जो होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए पोटेशियम में, लिखिए पोटेशियम में क्या होता है कमी से, कि लीची के पौधे में अगर पोटेशियम की कमी होगा मेरे भाई, नोट कीजिएगा, अगर लीची के पौधे में, किसमें? अगर लीची के पौधे में पोटेशियम की कमी हो गया तो उसका पत्ता क्या होगा? जलने लगेगा। देखिएगा उसका पत्ता जिस तरीके से है, छिपी तरफ जो है वो जलने लगता है, कोई जला दिया उस टाइप का हो जाता है। तो किसके कमी के कारण होता है लीची में पत्ता जलने लगता है? पोटेशियम की कमी के कारण जलने लगता है। सारे पॉइंट कर लीजिएगा, यहां से परीक्षा में पूछता है काफी। ठीक है, आपका एग्जाम में भी टपकेगा मेरे भाई। चलिए, तो आंसर हो गया आम और बैगन में लिटिल लीफ किसके कारण हो गया? तो यह होता है जस्ता के कारण होता है। धान का खैरा रोग भी किसके कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण ही होता है। चलिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो देखिए, जम्मू से लेकर के श्रीनगर तक जाना जाए तो उसमें जाने के लिए हम बनिहाल दर्रे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बनिहाल दर्रे का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि लेह जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा तीनों एक की जगह। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए अगर पूछ ले तो बनिहाल दर्रा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि लेह जाने के लिए, कहां जाने के लिए? लेह जाने के लिए तो हो जाएगा जोजिला दर्रा। कौन हो जाएगा? जोजिला दर्रा। बात करते हैं तुजू दर्रा, तो लिखिएगा तुजू दर्रा जो है यह भारत प्लस म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है मेरे भाई? भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला अगर पूछे कि कौन से दर्रा है तो नोट कीजिएगा तुजू दर्रा। अगर बात करते लिपुलेख दर्रा, अगर आपसे पूछ ले कि किस दर्रे का प्रयोग जो है उत्तराखंड निवासी कैलाश यात्रा मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर कैलाश यात्रा मानसरोवर को जो दर्शन करने के लिए जाते हैं वह किस दर्रा का प्रयोग करते हैं, तो लिखिएगा वह लिपुलेख दर्रा का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिपुलेख दर्रा का प्रयोग करते हैं। तो सारे पन्ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, सारे नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 10वां क्वेश्चन कहता है कि क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहां पाया जाता है? देखिए, क्षोभ मंडल का विस्तार पूछा है कि सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है। तो देखिए, क्षोभ मंडल का विस्तार जो है सर्वाधिक कहां पाया जाता है, फटाफट आप लोग बोलिए तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्या होता है? विषुवत रेखा के सामने। किसके सामने? विषुवत रेखा के सामने जो है लिखिएगा क्षोभ मंडल का जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मौसमी संबंधी जितने भी घटनाएं होती है वह सभी के सभी कहां होती है? आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, ये सभी के सभी जो है बिजली गिरना, ये सभी के सभी आपका किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अगर आपसे पूछ ले रेडियो तार जो होता है संचरण किस माध्यम में होता है, किस मंडल में होता है, तो लिखिएगा आयन मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? आयन मंडल में होता है। अगर आपसे पूछे किस मंडल में ताप समान रहता है, तो समताप मंडल में जो है ताप जो है समान रहता है, इसलिए उसे समताप मंडल कहा गया। तो क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, तब का आंसर होगा विषुवत रेखा के सामने। ठीक है, उसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि कैलिफोर्नियम, ठीक है, कैलिफोर्नियम कहता है कि कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है। तो देखिए, बात करते हैं कैलिफोर्नियम का, तो लिखिएगा कैलिफोर्नियम जो है, कैलिफोर्नियम का तो पहले लिखेंगे इसका परमाणु संख्या जो होता है 98 होता है। कितना होता है? 98 होता है। कैलिफोर्नियम जो है परमाणु संख्या हो गया आपका 98 होता है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा कि कैलिफोर्नियम जो है या एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का सदस्य है?
एक्टिनाइट श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एक्टिनाइट श्रेणी के जो तत्वों को जो है किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कहां से कहां तक, तो 89 से लेकर 103 तक के जो तत्व होते हैं उसे कहते हैं एक्टिनाइट श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। कहां से कहां, 89 से 103 तक के जो तत्व होंगे परमाणु संख्या वाले, उसको रखा गया कहां, एक्टिनाइट में रखा गया है। और एक्टिनाइट और कैलिफोर्निया का परमाणु संख्या कितना होता है, 98 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले लैंथेनाइट, तो लिखिएगा लैंथेनाइट का जो भी तत्व है वो छठे वर्ग के अंतर्गत आते हैं, छठे आवर्त में आते हैं। और लिखिएगा कि लैंथेनाइट को लिखिएगा 58 से लेकर 71 तक के तत्व को क्या करा है, 58 से लेकर के 71 तक के तत्व के जो परमाणु संख्या वाला तत्व है उसे रखा गया आपका लैंथेनाइट श्रेणी में रखा गया है। किस में रखा गया है, लैंथेनाइट श्रेणी में रखा गया है। नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछ देगा कि लैंथेनाइट श्रेणी के अंतर्गत कुल कितने तत्व आते हैं, तो 58 से 71 तक जोड़िएगा तो टोटल जो होगा 14 गो तत्व आता है। कितना आता है, 14 गो। तो पूछेगा कि लैंथेनाइट श्रेणी में कुल कितने तत्व है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक है। और अक्रिय गैस जो है 18वें वर्ग में अक्रिय गैस रहता है। तो क्वेश्चन क्या था कि कैलिफोर्नियम को किस समूह का सदस्य है, तो आंसर हो जाएगा कि आपका एक्टिनाइट होगा। सारे पॉइंट कर लीजिए, आंसर हो गया एक्टिनाइट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत के संचित निधि कोष से धन निकासी। देखिए भारत के संचित निधि से किसी भी मामले पर जो है कोई भी जो है अति आता है, कोई विकास करना, किसी भी चीज का जो है बजट पेश किया जाता है, चाहे किसी भी, ठीक है। तो धन निष्कासन की जहां तक बात आती है वहां से, तो धन निष्कासन के लिए यहाँ पर संसद की अनुमति होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर संसद की अनुमति नहीं हो तो उसके बिना नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो और ठीक है, और संचित निधि का जो चर्चा है लिखिएगा 266 आर्टिकल 266 अनुच्छेद में संचित निधि का जो है चर्चा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि भारत के संचित निधि से धन निकासी किसकी अनुमति से होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका संसद की अनुमति। बिना संसद की अनुमति से आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बड़े भाई, लेकिन मान लीजिए कोई जो है प्राकृतिक घटना घट गया, ठीक है, तो वहां पर जो है प्राकृतिक घटना जो घटा, वहां पर जो राहत सामग्री चाहिए, तुरंत राहत सामग्री चाहिए, क्या तुरंत पैसे चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए क्या, तो अब जो है अब यहाँ संचित निधि से निकालेंगे तो उसके बिना अनुमति से नहीं निकालेंगे, और उसका अनुमति जब तक बहस तहस नहीं तब तक नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक आया आकस्मिक निधि लिखिएगा 1950 ईस्वी में एक आकस्मिक निधि का गठन किया गया। नोट कीजिएगा 1950 में आकस्मिक निधि का गठन किया गया, और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 267 में, ठीक है, किस अनुच्छेद में, 267 में है। और ऐसी अवस्था के लिए निपटने के लिए जो है आकस्मिक निधि से जो है पैसा निकाला जाता है। लेकिन संचय निधि से जो है पैसा जो निकलेगा वो संसद के बिना अनुमति से नहीं निकलेगा। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। चलिए 13वां क्वेश्चन देख क्या कहता है। कहता है कि बैक हेड ड्राइव, ठीक है, बैक हेड ड्राइव का संबंध किस खेल से है, बैक हैंड ड्राइव, ठीक है। तो इसका संबंध किससे बड़े भाई, टोनी से। किससे है, टेनिस से। और पूछ ले कि ड्यूस, शब्द ड्यूस भी किससे है, टेनिस से है। उसका लिखिएगा हॉर्स रेसिंग से क्या लिखिएगा, ठीक है, एस्टीपल किससे है, हॉर्स रेसिंग से। उसके बाद लिखिएगा बास्केटबॉल का लिखिएगा जंप बॉल। अगर आपसे पूछे कि जंप बॉल का संबंध किससे, तो नोट कीजिए बास्केटबॉल से। शतरंज का लिखिएगा चेकमेट का संबंध किससे है, शतरंज से। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और एस्टीपल होता है। एस्टीपल शब्द जो है किससे है, हॉर्स रेसिंग से है। चलिए सारे पर नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई, बनाइए तो ठीक है। तो स्टीपल हो गया आपका हॉर्स रेसिंग से, जंप बॉल हो गया बास्केटबॉल से, और चेकमेट जो हो गया शतरंज से। चलिए
14 नंबर क्वेश्चन देखिए बड़ी क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर स्थित मंदिर कौन सा मंदिर है। ठीक है, तो देखिए गुवाहाटी के चित्रांचल के पहाड़ी पर जो स्थित मंदिर है उस मंदिर का नाम है नवग्रह का मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? नवग्रह का मंदिर है। नोट कीजिएगा, नवग्रह का मंदिर जो है वह कहाँ है? गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर स्थित है। गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अयप्पा मंदिर, तो लिखिएगा अयप्पा मंदिर कहाँ है मेरे भाई? तो अयप्पा मंदिर जो है गुजरात में है। बात करते हैं तिरुपति मंदिर का, तो लिखिएगा तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्रा में है। ठीक है, बात करें 64 योगिनी मंदिर, तो लिखिएगा 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खजुराहो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है 64 योगिनी मंदिर। तो क्वेश्चन क्या था हमारे भाई? क्वेश्चन था कि गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी, कौन पहाड़ी? चित्रांचल के पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है? तो नवग्रह का मंदिर है। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये सारे पर नोट कर लीजिएगा। पूछता है अयप्पा मंदिर भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए कहता है 15वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कि स्कूबा डुबकी डाइविंग में जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करते समय फेफड़े फट जाने का खतरा रहता है। उसमें स्थिति में क्या होता है कि फेफड़ा जो होता है फट जाता है, और किसके कारण होता है? क्या होता है? बॉयल नियम के कारण। आंसर हो गया आपका बी। चलिए 15 हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मार्क प्रयोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक है। कहता है कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है जगमोहन। कौन है? जगमोहन। लिखिएगा डिफेंडिंग इंडिया का लेखक कौन है? तो लिखिएगा जसवंत सिंह। अगर पूछेगा कि माई क्विज वेट का चित्रण किसने किया? तो सरबेंडिज ने किया। ठीक है, काजू नजरुल इस्लाम लिखिएगा। अग्निवीणा, क्या लिखना है? अग्निवीणा के लेखक कौन है? काजू नजरुल इस्लाम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन था कि माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन हो गया? जगमोहन। चलिए कहता है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए देश बंधु के नाम से बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। देश बंधु CF एंड्रूज होगा कि CR दास होगा? देखिए देश बंधु कहा है तो कोई देशे का होगा ना, देशी से संबंधित होगा। तो देखिए देश से संबंधित होगा, कोई देशी होगा। देखिए देश बंधु, इसमें भी देश है और लास्ट में भी दास है ना हो। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, आपका यहाँ पर नहीं फंसेगा। तो देश बंधु के नाम से कौन हो जाएगा? CR दास हो जाएगा। लेकिन बंग बंधु कहेगा तो CF एंड्रूज हो जाएगा। चलिए अब्दुल गफ्फार खान को लिखिएगा। इन्हें कहते हैं बादशाह खान। क्या कहते हैं? बादशाह खान। या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, इन्हें लिखिएगा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के जन्म किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जो है जो किसे जाना जाता है? जोफेरी चौसर को जाना जाता है। सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन है विश्व बाल कोष दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व बाल कोष दिवस जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व बाल कोष दिवस 19 दिसंबर को गोवा बनाते हैं, मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं और 28 दिसंबर को मनाते हैं CRPF। लिखिएगा CRPF स्थापना दिवस। CRPF स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन था कि विश्व बाल कोष दिवस कब मनाते हैं? आपका आंसर हो गया 11 दिसंबर को मनाते हैं विश्व बाल कोष दिवस। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी वस्तु के गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर फेंका जाता है 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक है, तो कहता है कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, और जी का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर H बराबर पिछले क्लास में बताए थे, थोड़ी पढ़ाए थे। H बराबर क्या हो जाएगा? U स्क्वायर बाई हो जाएगा क्या? G। क्या हो जाएगा? U स्क्वायर बाई G हो जाएगा। चलिए बनाइए तो फटाफट, 15 सेकंड में आप लोग बनाइए तो फटाफट, 15 सेकंड में फटाफट बनाइए। U स्क्वायर बाई 2G हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए।
कहता है किसी वस्तु गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर फेंका जाता है 14 मीटर पर सेकेंड से, तो कहता है कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। जी का मान 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और एच निकालना है, यू स्क्वायर बटा 2g होगा। चलिए निकालिए। तो चलिए समय खत्म हो गया। देखिए एच निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। तो देखिए ऊपर फेंका जाता है मतलब कि यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है यू स्क्वायर 14 के स्क्वायर कीजिएगा 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, जी का मान दिया है 9.8 ले लिए। अब देखिए इसको दशमलव खत्म करेंगे तो 10 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 98 से कट जाएगा 2 मरतबे या 2 से 2, 98 दूना हो जाएगा 196 पार हो गया। कितना बच जाएगा 10 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। आंसर हो गया ए नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। इसमें निकालना है क्या, इसमें टी निकालना है। क्या निकालना है, टी निकालना है। इसमें निकालना है टी। चलिए बनाइए आप लोग। इसमें टी निकालना है, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है इसका 2h/g। चलिए 10 सेकंड में फटाफट बनाइए। तो टी बराबर होता है 2h/g। चलिए बनाइए तो फटाफट। चलिए बना लिए होंगे बड़े भाई। चलिए देखिए समय खत्म हो गया। कहता है कि एक गेंद को 19.6 मीटर पर सेकंड ऊंची पुल से जो है स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो टी बराबर हो जाएगा 2h/g। तो देखिए धरातल पहुंचा, देखिए 2 हो जाएगा, h का मान दिया हुआ कितना 19.6 मीटर। ठीक है, g का मान दिया हुआ है 9.8। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव खत्म हो गया, दोनों में कई दशमलव है। ठीक है, अब देखिए 98 से कट जाएगा 2 मरतबे और पूरा पर रूट है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 रूट में हो जाएगा यानी 2 आंसर हो जाएगा। बरमूली कितना निकल जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेकेंड में। चलिए बना लीजिए। यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए थे। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए सीरियस से ईमानदारी से, और लगभग सारे पॉइंट जो है आपको परीक्षा में यहाँ से सवाल जो टपकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।